सभी को स्वागत है ओम कक्षा पुनरे के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी बोर्ड ने जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया है मैथमेटिक्स 10वीं का, उसके आधार पर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज वो किस तरह से रहने वाला है और किस प्रकार से हम किस चैप्टर को जो है वो कितना महत्व दें या कितनी तैयारी उसकी करें। क्या हम जो है किसी चैप्टर को थोड़ा बहुत जो है वो कम तैयार करके भी अच्छे मार्क्स जो ले सकते हैं। इस तरह से यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो जारी हुआ है हमारा मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर समय आदि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले ही पता है कि जो टाइम है हमें वो 2.5 घंटे का इस बार जो है वो आपका पेपर होगा और ये 2.5 घंटे में भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 2 मिलेंगे हमें, मैथमेटिक्स पार्ट 1, मैथमेटिक्स पार्ट 2। अब ये मैथमेटिक्स जो पार्ट 1 है ये आपको शुरुआत में मिलेगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव जो 13 क्वेश्चन होंगे इसमें 2 नंबर वाले, 3 नंबर के और 5 नंबर के जो प्रश्न हैं तो वो आपको शुरुआत में ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 1.5 घंटे बाद जैसे ही 1.5 घंटा पूरा होगा तो फिर जो दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा पार्ट 2, मैथमेटिक्स पार्ट 2, वो आपको जो है वो दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। एक मार्क वाले जो क्वेश्चन है 1 अंक वाले वो 40 जो आने हैं 40, तो वो पेपर आपको ये मिलेगा। तो एक तो ये हर पेपर में होगा, ये कोई विषय नहीं कि भाई मैथ में ही ऐसा होगा, आपके सभी विषयों में ऐसा ही होने जा रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर आपको पहले मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बाद में मिलेगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में क्योंकि क्वेश्चन खासकर मैथमेटिक्स में हमें दिक्कत इस बार क्या आने वाली है कि समय की बड़ी समस्या रहेगी। पहले जो है वो 32 क्वेश्चन थे तो समय 3 घंटे था, अब क्वेश्चन जो हमारे बढ़ के हो गए 53, 53, तो और समय आधा घंटा कम हुआ। तो बेशक ऑब्जेक्टिव हुए 40 क्वेश्चन, लेकिन कई ऑब्जेक्टिव भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सोल्व करने पड़ेंगे, तो समय की बड़ी समस्या रहेगी। तो ये जो 1.5 घंटा है, इस 1.5 घंटे में हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि पार्ट 1 से क्वेश्चन बच जाते हैं 1.5 घंटे बाद भी, इसका मतलब फिर हमारा या तो ये कोई पार्ट या ये पेपर जो है बचेगा या फिर वो हम दोबारा कर नहीं पाएंगे। तो ये आप बच्चों को ध्यान में रखना है कि यदि अच्छे अंक लेना चाहते हैं तो ये 1.5 घंटे में हमारा ये पेपर जो पहला पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो पार्ट 2 में है उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे पार्ट 2 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और 40 क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं तो उनमें समय ज़्यादा नहीं गंवाना है, ताकि जिसमें जो थोड़ा सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा हम उनमें वो समय दे सकें। तो बड़ा सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा, बड़ा प्लान से, तभी जाके पेपर जो है वो पूरा हो पाएगा। अब जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी हुआ उसके अनुसार जो पहला चैप्टर है, पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव ही आने हैं 4 प्रश्न, और वो 4 प्रश्न इसमें भी ऑब्जेक्टिव ही इसने डाले हैं 4, और बड़े आसान ये चारों प्रश्न हैं। गुणनखंड करो, उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो हमारा मेन एग्ज़ाम होगा उसमें भी लगभग क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे कि इसके गुणनखंड करो। परिमेय या अप्रमेय छांटो, कि जैसे क्वेश्चन दे देते हैं वो कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छांटो, वर्गमूल 4, वर्गमूल 8, 9, √9, √16, √18 कह लें कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी, चारों में। तो इस तरह के क्वेश्चन परिमेय या अप्रमेय, जैसे ये √4 जो है 2 होता है, तो ये इसमें आपका √8 2√2 होगा ये। तो 2√2 मीन्स इसमें एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट है, तो ये इरेशनल यानी कि ये अपरिमेय संख्या आपकी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो परिमेय अप्रमेय छांटो। तो पहले जो चैप्टर आपका उसमें समय जो है एग्ज़ाम में आपको कम देना है, इसमें सॉल्यूशन वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ तो महत्तम या लघुत्तम वाले में हो सकता है 1 मिनट हमारा लग जाए, और कि कोई दशमलव शांत है या अशांत है, इस तरह के 4 क्वेश्चन दिए हैं। और एनुअल एग्ज़ाम में भी उम्मीद यही है कि लगभग इन्हीं लाइनों पे आपके जो क्वेश्चन है वो सेट होने हैं, तो ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले चैप्टर को थोड़ा सा भी आप इसकी यानी कि हमारा ये बेसिक ज्ञान है आज तक का 10th क्लास से पहले का भी, उसके हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। ये सारा पीछे हम कर चुके होते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जैसे हमें पता ही है कि ये 18 नंबर के हैं तीनों चैप्टर।
5 और 3 8 और 2 10 और 8 18, 8 क्वेश्चन एक एक नंबर के, एक एक क्वेश्चन जो है वो 2 3 और 5 नंबर का इसमें से आना है। और इसमें से जो क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, जो दिए हैं इसमें, वो भी कैसे हैं कि जो दूसरा चैप्टर है हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना, -b/a और c/a, या योग और गुणनफल दिया हो और बहुपद आपको बनाना हो, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे और सेम इसी तरह से आएंगे। इसी प्रकार जो हमारी रैखिक समीकरण है उनमें संगत और असंगत है या असंगत है, एक नंबर में खासकर a1/a2 = b1/b2, वो जो आपने किया है संगत असंगत समीकरणों का ज्ञात करना। इसी प्रकार किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे या अवास्तविक होंगे, इस तरह से जुड़े हुए। और जो बड़े क्वेश्चन हैं वो तो फिर इसमें क्या होगा, या तो रैखिक समीकरणों का हल करें और या फिर द्विघात समीकरण को हल करें। और इस द्विघात समीकरण हल करने में जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जो प्रॉब्लम हैं डेली लाइफ की, वो भी आ सकती हैं कि जैसे दो संख्याएं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग इतना हो, ये हो, इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं और आपके पास भी आएंगे। जो आगे हमारा 5वां चैप्टर है, इसमें मोस्टली तो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 7 का। और इसमें भी सीधे सीधे से ही क्वेश्चन इसने मतलब बेसिक कंसेप्ट से जुड़े हुए डाले हुए कि जैसे ये दे दिया कोई एपी दे के ये पूछे कि सारवंतर ज्ञात करो इस एपी का या प्रथम पद ज्ञात करो, कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन बन जाए। या कोई इसी एपी का nवां पद क्या होगा कि छठा पद बताओ, 7वां बताओ, इस तरह से, या n पदों का योग। तो सीधा जो कंसेप्ट है एपी का उसी से जुड़े हुए सीधे सामान्य जो क्वेश्चन है। और वैसे भी इसमें जो आपके जोड़ वाले जो लास्ट के आपके थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए थे सिलेबस में, पीछे हमने डिस्कस किया था। 6ठा और 10वां ये थ्योरम वाले चैप्टर हैं आपके रैखिक ज्योमेट्री के का जो पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स का, ये ज्योमेट्री वाले पार्ट से हैं 6ठा और 10वां चैप्टर। और इनको बच्चे नॉर्मली जो है थोड़ा सा टफ भी मानते हैं, पर इसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है उसमें एक बात कुछ अच्छी आई है कि वो क्या बात है कि इसमें से एक तो ऑब्जेक्टिव ही या 7 क्वेश्चन, तो एक 3 अंक का क्वेश्चन है 3 नंबर का, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ आपका जो 11th है, जो आपका 11th चैप्टर है रचना वाला, इसमें साथ में दिया हुआ है एक क्वेश्चन अथवा में। अर्थात यदि हम इसको इतना अच्छी तरह से भी नहीं कर पाएंगे 6th और 10th को, जो खास करके थ्योरम है डिटेल्ड वाली, तो वो इसके साथ अथवा में दिया हुआ है। तो 11वां जो चैप्टर है उसमें तो केवल रचनाएं हैं और सिर्फ 8 ही रचनाएं हैं, तो इसको सभी बच्चे जो है कर सकते हैं। तो ये इजी हो गया है इसके कारण कि जो मॉडल टेस्ट पेपर आया, तो इसमें आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ज़रूर करना पड़ेगा यदि हम इसमें पूरा स्कोर करना चाहते हैं मार्क्स। और वो कैसे कि समरूपता के बारे में हमें थोड़ा बेसिक ज्ञान हो कि समरूपता का क्या अर्थ है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, सब्जेक्टिव भी आ सकता है 2 या 2 नंबर का, इसमें 2 नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर, नहीं तो एक का तो आएगा ही आएगा। और एक स्पर्श रेखा के बारे में, और ख़ासकर स्पर्श रेखा में कि जो ये क्वेश्चन है ये पहले भी आते रहे हैं कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा है ये आपकी, और मान लिया कि ये बिंदु है P और ये स्पर्श बिंदु है Q, ये आपकी त्रिज्या हुई O, तो ये तो हुई त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और ये हुई बिंदु की दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी, और ये होती है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस पे जुड़े हुए क्वेश्चन हर बार आते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई। इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पे केंद्र पे लंब होती है, तो ये यहाँ पर 90 का कोण बनने के कारण ये समकोण त्रिभुज बनेगी। तो आप पाइथागोरस इसमें यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों लेंथ्स में से यदि 2 दी हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी मॉडल टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया है ये, और आप देखेंगे एनुअल एग्जाम में भी बहुत उम्मीद है कि क्या होगा कि दे सकता है वो कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, उसकी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के पर जो बिंदु P है वो केंद्र से इतनी दूर है, तो बताइए उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करके हम कर सकते हैं। या दूसरी तरह से क्या हो सकता है कि वो दे देता है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कि बिंदु P है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये है, वृत्त की त्रिज्या ये है, तो बताइए वो बिंदु वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है। तो इस तरह के जो ये क्वेश्चन हैं तो स्पर्श रेखा से जुड़े हुए, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार करेंगे तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको वहाँ
मिलेगा। और थेल्स प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वो बाकी भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उस पर आधारित 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और आसान इसमें काफ़ी रहेगा भी, ये छठा और 10वां भी। इसमें आप थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको सीखेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये जो सबसे टफेस्ट पोर्शन जो बच्चों को लगता है मैथमेटिक्स में अपने, खासकर मैट्रिक में। इसके अलावा जो 7वां है वो तो सामान्य है, जो चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का। तो उसमें तो सवाल आने ही क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, या 2 बिंदुओं के बीच में एक तीसरा बिंदु है वो उनको किस भाग में बांटता है ये निकालना, या अनुपात दिया हो और जो बीच में बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हो। तो ये सामान्य क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, और एक 2 नंबर का और एक बाकी सभी 1-1 नंबर के हैं 4। तो छोटे ही क्वेश्चन आने हैं, तो सीधे ही आने हैं, कर सकते हैं बड़े आराम से। जो 8वां प्रश्न है, चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, उसमें 3 क्वेश्चन इसने डाले हैं, 1 अंक के और एक डाला है 2 अंक का। मतलब कुल मिला के 5 का ये और 5 का 9वां चैप्टर, टोटल 10 का था ये पहले भी, अभी 10 का ही है। तो इसी तरह मॉडल टेस्ट पेपर इसने बनाया है। और जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो कैसे आए हैं, एक क्वेश्चन तो ये दिया है कि साइन थीटा का मान यदि ये हो तो कोस का निकालो, साइन सिकेंट का निकालो, टेंजेंट का निकालो। जिसमें आप क्या करते हैं कि साइन थीटा दिया हुआ है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें 2 साइडें आपको गिवन हैं, थर्ड आप निकाल लेते हैं, ये 2 दी हैं तो ये निकाल लें पाइथागोरस यूज़ करके, और फिर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसमें लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके अलावा जो आपकी टेबल है कि 0 डिग्री पे, 30 पे, 60 पे, 45 पे, 90 डिग्री पे, ये जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे साइन कोस टेंजेंट, इनके मान याद होने चाहिए। जैसे कि वो पूछ सकता है कि 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें टेंजेंट 30 का मान याद होना चाहिए 1/√3। तो यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे इसका। पूछ सकता है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू याद हो, साइन 30 की वैल्यू याद हो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर, और फिर उनको ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, और ये आपके मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज दी हुई है, मोस्टली उसी से क्वेश्चन आने हैं। तो जो उसके एग्जाम्पल हैं और जो एक्सरसाइज आप उसको कर सकते हैं, तो बड़े आराम से यानी कि ये 5 नंबर आप ले सकते हैं। जो 9वां है वो क्लियर है कि इसने दिए हैं 2 क्वेश्चन दिए हैं, और दोनों में जो अथवा या और है वो दोनों ही 9वें चैप्टर के हैं, यानी ये एक ही एक्सरसाइज है, 16 इसमें क्वेश्चन है। तो और इसमें एक जो प्रॉब्लम दी हुई है आपकी, उसकी एक फिगर आपको बनानी है, तो थोड़ा फिगर बनाने पर ध्यान देंगे। और उस फिगर में वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, आपको एक साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, तो आपको ये और दूसरी साइडें निकालनी है। तो जो आपको निकालनी है वो ऊपर लिखें, जो आपको दी हुई है वो नीचे लिखें। तो ये साइन कोस टेंजेंट कोट इनमें से कोई सा बन जाएगा, एक 6 के 6 में से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इस तरह की जो फिगर्स बनती हैं इसमें, बड़ी अच्छी बात है ये कि इसमें इसने 5 नंबर का सीधा एक ही क्वेश्चन जो है वो 9th चैप्टर से डाला है, और अथवा भी उसी में से है। तो इसकी बड़ी उम्मीद बनेगी अब कि आप ये चैप्टर कर पाएंगे, बड़ी आसानी से 5 अंक ले लेंगे। 11वें में तो अभी डिस्कस किया ही था, रचनाएं हैं। ये तो वो बच्चा भी कर सकता है जिसको मतलब मैथमेटिक्स में जैसे जोड़ घटा गुणा भाग और लघुत्तम महत्तम, ये जो क्रियाएं हैं, यदि वो इतनी ये भी अच्छी तरह से नहीं कर पाता वो भी कर सकता है इनको, तो क्योंकि ये बनानी है। प्रकार और पेंसिल से आपको बनानी है, और केवल 8 हैं, केवल 8। तो यदि आप कोशिश करेंगे तो एक एक को बड़ी अच्छी तरह सीख सकते हैं। 2 उदाहरण है, हालांकि उदाहरणों में स्पेसिफिकली कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ तो आने की उम्मीद थोड़ा कम होती है, लेकिन आ जाता है तो आप वो भी देख लेंगे। तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 में से और एक 5 नंबर का क्वेश्चन जी तो आना है। तो बहुत बड़ा ये एक तरह से जो बच्चे कमज़ोर हैं गणित में उनके पास होने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये रचनाओं वाला पोर्शन। 12वां और 13वां जो आयतन और क्षेत्रफल का है, इसमें से 5 छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, और एक 2 और एक 3, कुल मिला के 10 नंबर का जी। तो इसमें भी जो क्वेश्चन जिसने डाले हैं वो सीधे सीधे से ही डाले हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो या वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो। इसी प्रकार जो हमारी ये फिगर हैं, बेलन, शंकु, गोला, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। और उम्मीद ये है कि जो आगे एग्जाम होगा हमारा उसमें भी लगभग क्वेश्चन जो है इसी तरह के, इसी स्टैंडर्ड के आने हैं। तो 14वें में
2 ऑब्जेक्टिव रखे हैं इसने और एक 3 अंक का रखा है। तो ये जो 3 अंक का है वो तो है माध्य, माध्यक और बहुलक, जो आपके एक्सरसाइजेज हैं 14(1), 14(2) और 14(3) माध्य, माध्यक और बहुलक की, उनमें से आएगा। और बाकी जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं तो उनमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ज़्यादा अच्छे बनते नहीं, थोड़ा सा वो लेंथी हैं तो आने की उम्मीद कम रहेगी, लेकिन उन्हीं पे बेस्ड जो छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हमें तो पता होना चाहिए कि जो माध्य होता है वो कैसे निकालते हैं। तो हम माध्य आंकड़ों को उनकी बारंबारता से गुणा करके उसको जोड़ लें और फिर डिवाइड कर दें बारंबारता के जोड़ से। या फिर आंकड़े डिस्क्रीट हों तो सभी आंकड़ों को जोड़ के उनकी संख्या से भाग कर दें, तो ये माध्य आ जाता है। जैसे वो पूछता है कि पहली 10 संख्याओं का 10 प्राकृत संख्याओं का कह लें, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा आ सकता है। पहली 10 विषम संख्याओं का जो है वो माध्य ज्ञात कीजिए, इस तरह का आ सकता है। तो क्या संख्याएं बन जाएंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये संख्याएं हुई। माध्य निकालना तो कैसे निकालेंगे, अब ये सभी आंकड़े एक एक बार हैं तो इसमें FI नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं आती, बारंबारता नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज आएगा कि सभी को जोड़ लेंगे जितना जोड़ है और भाग कर देंगे n, यानी कि कितने हैं ये टोटल 10 हैं, तो जोड़ के 10 से भाग देते तो माध्य आ जाता है। तो माध्य तो इस तरह से आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। माध्यक जो होता है वो होता है बीच की संख्या, माध्यक। तो वैसे ये तीनों जो है वो औसत होती हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। जैसे मान लिया आपको क्लास की औसत ऊंचाई निकालनी है किसी भी कक्षा की, तो उसके 3 तरीके हो जाते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि आप हर बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करें, जितने भी बच्चे हैं क्लास में, फिर उन सभी की ऊंचाइयों को जोड़कर जितने बच्चे हैं उससे भाग कर दें, तो ये माध्य आ जाएगा। लेकिन इससे एक आसान तरीका भी है, और वो क्या आसान तरीका है कि आप इस क्लास को लाइन में खड़ा करें और सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे या सबसे बड़ा, इस तरह से लाइन लगा दें इसकी पूरी क्लास की, और फिर क्या करें, आधे बच्चे आगे छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हैं जी, तो 7 आगे छोड़ेंगे, 7 पीछे छोड़ेंगे तो बीच में कोई बचेगा नहीं, तो क्या करें 6 आगे छोड़ दें और 6 पीछे, तो बीच में ये 2 रह जाएंगे। तो इन 2 का एवरेज या औसत निकाल लें, यानी इन दोनों बच्चों को ही हाइट माप लें कितनी है और उसको जोड़ के 2 से भाग दे दे तो ये एवरेज हो जाएगी। ये जो इस तरह से जो एवरेज निकालेंगे आप, वो कहलाती है माध्यक। तो माध्यक का क्या तरीका होता है, जैसे माध्य का तरीका होता है कि पहले गुणा करते हैं, क्या वो FI XI निकालते हैं या आंकड़ों को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि पहले आंकड़ों को चढ़ते क्रम में लगाते हैं। यदि आपको कोई सवाल आ जाता है कि इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा आगे करते करते सबसे बड़ा पीछे, और फिर क्या करेंगे कि आधे आगे छोड़ दें आधे पीछे। ये तो 14 थे, जैसे यदि ये 13 होते तो फिर क्या होता, 6 पीछे रह जाते, 6 आगे रह जाते, ये 7वां जो उत्तर हो जाता। तो 2 स्थितियां बनेंगी कि या तो ये आंकड़ों का जो संख्या है वो विषम है, तो विषम होगी तो आधे आगे आधे पीछे छोड़ के बीच में 1 बचेगा, और यदि ये सम है तो आधे आगे लेंगे आधे पीछे, तो बीच में फिर 2 बचेंगे, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से जो करते हैं ये माध्यक कहलाता है। और बहुलक उससे भी आसान है, जैसे किसी कक्षा की जो बहुलक ऊंचाई निकालनी है तो क्या करें, जो 5-4 बच्चे सबसे बड़े हैं वो छोड़ दें, जो सबसे छोटे हैं वो छोड़ दें, तो बीच में कुछ काफ़ी बच्चे ऐसे बचेंगे जिसकी समान ही हाइट है, उनमें से किसी एक बच्चे की आप माप लें, तो वो क्या होगा, वो बहुलक ऊंचाई होगी। मतलब बहुलक का अर्थ ही होता है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है तो वो उसका बहुलक कहलाएगा। तो इन तीनों में से आप ये एक नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो तो एक्सरसाइज से ही आएगा, 4-4 5-5 ये 6-6 क्वेश्चन इसमें हैं, तो आराम से कर सकते हैं। आखिरी जो चैप्टर आपका 15वां प्रायिकता वाला, तो उसमें भी वो 5 नंबर का है, ये भी 5 का हुआ, इसमें से 3 का 1 और 2 का 1, यानी 5 का 14वां और 5 का 15वां। इसमें 2 का है 1 क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, और बाकी जो आपका है 3 जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के हैं। 3 ये हो गए, 2 ये, तो कुल मिला के ये 5 का है। तो क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी छोटा ही आना है 2 अंक का, तो और एक्सरसाइज हमारे पास एक ही है,
15.1 उसमें गिने चुने से क्वेश्चन है। तो और उसमें जो बाद वाले क्वेश्चन हैं जो थोड़ा लेंथी या थोड़ा बड़े हैं कि वो शायद ना भी आ पाएँ, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मेनली तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है हमेशा 0 से शुरू करके 1 तक हो सकती है या 0 और 1 के बीच में हो सकती है। मिनिमम कम से कम जो प्रायिकता है किसी घटना की 0 होगी और अधिकतम 1 होगी। जिनकी 0 है वो असंभव घटना होती है और जिसकी 1 है वो निश्चित घटना कहलाती है। तो इसी तरह की 5-7 ही बातें हैं इसमें पूरे चैप्टर में। इसके अलावा यदि प्रायिकता ही निकालनी है किसी घटना की तो क्या होता है, हमेशा ही घटना के अनुकूल परिणाम ऊपर लिखें और कुल संभावित परिणाम नीचे लिखें, तो ये उस घटना की प्रायिकता हो जाएगी। जैसे सवाल हो सकता है कि एक